ओके बच्चा वाडी वी हैड सीन येस्टरडे, और येस्टरडे नहीं इसके पहले जो भी क्लास हुआ था उसमें हमने देखा कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में ये खरीदता है फार्मर्स से और यही फूड ग्रेन्स को हमको अवेलेबल कराता है। सो एक्चुअली गवर्नमेंट इज परचेजिंग एट अ लॉस, ठीक है। ये फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट उनका बन जाता है कि भाई साहब 100 क्विंटल अनाज हमारा इस प्राइस पे जब ये हार्वेस्टिंग होगी, इनफैक्ट इफ यू कैन गिव अस मोर देन वी विल इंसेंटिवाइज यू, थोड़ा बहुत इंसेंटिव देकर हम उसको आपको परचेज कर लेंगे। ओके, सो दिस इज बेसिकली द फूड प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। इसमें बड़े बड़े भाई साहब स्टोरेज कैंस होते हैं जहां पे ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता है, और ये व्यवस्था लगभग हर कंट्री को करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि एवरी कंट्री इज सब्जेक्टेड टू सम फॉर्म ऑफ नेचुरल, प्राकृतिक विपदा बताकर नहीं आती भाई साहब, हम इस दिन को आएंगे तो वो हमारे पास प्रिपरेशन का समय नहीं रहता है, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी बेसिकली कीप थिंग्स इन प्लेस। तो द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया परचेसेस व्हीट एंड राइस। तो ये भाई साहब क्या करती है, इट बेसिकली परचेसेस व्हीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर्स इन स्टेट्स वेयर देयर इज सरप्लस प्रोडक्शन। बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है भाई साहब, जैसे अगर आप देखोगे व्हीट का प्रोडक्शन is very high in पंजाब, राइस का प्रोडक्शन इज वेरी हाई इन वेस्ट बंगाल एंड केरला। सो ये सरप्लस प्रोडक्शन वाले स्टेट्स हैं जहां पे मतलब इनके स्टेट को देने के बाद भी बहुत सारा अनाज बच जाएगा, तो वहां से ये परचेज करती है गवर्नमेंट इनसे, ठीक है। गाल से हाथ निकालो भाई साहब, बहुत बहुत। For example, Punjab and Haryana, the farmers are paid a pre-announced price for their crops. This price is called the minimum support price. Marketing season, तो let's say अगर आपका भाई साहब minimum support price है 14 rupees per kg, ठीक है। The MSP, तो आपका भाई साहब minimum support price क्या हो जाएगा? The minimum price is declared by the government every year before the sowing season. तो हमेशा sowing season के पहले ये declare होता है। It provides incentives, मतलब कुछ extra पैसा to the farmers for raising the production of these crops. To the farmers for raising the production of these crops. IP आपका हो गया भाई साहब 3 kg issue price is the rate at which government sells. देख रहे हो ये लॉस। लेट्स से एक एग्जांपल है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो फार्मर को गवर्नमेंट ने दिया है वो 14 रुपए पर केजी है, लेकिन इट इज सेलिंग एट दीज राशन शॉप्स एट अ लॉस ऑफ लेट्स से ₹3 पर केजी। तो यहाँ पे भाई साहब दिस इज बेसिकली अ लॉस, ठीक है, दिस इज अ लॉस। ओके, इश्यू प्राइस हो गया। सब्सिडी छूट कितने की मिल गई भाई साहब? 14 माइनस 3, दैट इज ₹11 की छूट मिल गई भाई साहब। ओके, सो पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट टू कीप द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लो। तो यहाँ पे पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, ओके, एंड प्रोवाइड्स हाई इनकम फॉर फार्मर्स, ठीक है। भाई साहब अभी हम बात करेंगे भाई साहब किसकी? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, व्हाट इज बेसिकली द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? तो हमने क्या देखा कि गवर्नमेंट एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी पे फार्मर से सरप्लस ग्रेन को परचेज करती है, और उसी ग्रेन को जो राशन के शॉप्स होते हैं या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स के तहत एक इशू प्राइस पे कस्टमर्स को या हमको प्रोवाइड करती है, गरीब लोगों को प्रोवाइड करती है हु कैन नॉट अफोर्ड। तो ये जो सब्सिडी है ये बहुत बड़ा रहता है, देयर इज अ बिग छूट, और इसका लॉस गवर्नमेंट बेयर करती है। गवर्नमेंट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, सो ऑब्वियसली इट हैज टू बेयर दैट लॉस। ओके, नाउ व्हाट इज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? तो ये जो इश्यू प्राइस पे गवर्नमेंट बेच रही है कॉमन पीपल को, ये कहां पे होता है? ये होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत, ठीक है। जो आपके राशन शॉप्स होते हैं, दीज आर बेसिकली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के, ठीक है। ओके, द फूड प्रोक्योर्ड बाय द एफसीआई, दैट इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप्स। ये आपके गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप्स हैं among the poor section of the society. This is called the public distribution system. Ration shops are now present in most localities, villages, towns and cities. आपको हर जगह पे मिल जाएगा, ज्यादा करके ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा होती है क्योंकि वहां पे आपका इनकम कम है, लोगों को वहां पे राशन शॉप्स की ज्यादा जरूरत है, ठीक है। सो राशन शॉप्स आर नाउ प्रेजेंट इन मोस्ट लोकेलिटीज, villages, towns and cities. There are about 5.5 lakh ration shops all over the country, ठीक है। पूरे कंट्री में अप्रोक्सीमेटली 5.5 लाख राशन शॉप्स हैं, जिसमें आपको एसेंशियल कमोडिटीज लाइक फूड ग्रेन्स, राइस, व्हीट, दाल, शक्कर, ये सारी चीजें, चाय पत्ती, ये सब चीजें मिलती हैं वहां, ठीक है। ऑल दीज आर बेसिकली लग्जरियस चीजें नहीं मिलेंगी, लेकिन डेली नेसेसिटीज की जो चीजें हैं जो आपके स्टेपल डाइट में होती हैं वो मिलेंगी। सब्जी बाजी नहीं मिलेगी, लेकिन ये सारी चीजें मिलेंगी। ओके, केरोसिन भी मिलती है, देखो केरोसिन कई कई जगहों पे लोग स्टोव में खाना पकाते हैं तो उसके लिए केरोसिन लगता है, वो भी मिलता है बेसिकली, ठीक है। सो दीज आर
things which are provided at an issue price, which means the government is providing the subsidy for these things. ठीक है? Okay. राशन शॉप्स आर ऑल्सो नोन एज फेयर प्राइस शॉप्स. ठीक है, इसको लिख लीजिए भाई साहब. राशन शॉप्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत आता है आपका राशन शॉप्स. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत आता है आपका राशन शॉप्स. इनको अपन भाई साहब फेयर प्राइस शॉप्स भी बोलते हैं. वी ऑल्सो कॉल देम एज फेयर प्राइस शॉप्स. ठीक है. कीप स्टॉक ऑफ, ये क्या क्या रखते हैं भाई साहब? फूड ग्रेन्स का स्टॉक रखते हैं. ठीक है. दे कीप अ स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स. देन व्हाट? दे कीप अ स्टॉक ऑफ एडिबल ऑयल. दे कीप अ स्टॉक ऑफ शुगर. दे कीप अ स्टॉक ऑफ केरोसिन. ये सारी चीजें भाई साहब. फूड ग्रेन्स में राइस, व्हीट वगैरह आ गया आपका, दाल वगैरह भी आ जाता है अच्छी तारीख में, पल्सेस वगैरह. एडिबल ऑयल जिसमें आप खाना पकाते हैं. शुगर, केरोसिन जिससे आप खाना पकाते हैं. जहां पे भाई साहब अभी भी गैस नहीं पहुंचा है, वहां पे आप स्टोव के माध्यम से केरोसिन ऑयल को जलाते हुए खाना पकाते हैं. ये सारी चीजें भाई साहब मुहैया कराई जाती हैं. These items are sold to people at a price lower than the market price. Any family with a ration card can buy a stipulated amount of items. Stipulated items मतलब क्या हो जाएंगे भाई साहब? मतलब आपके महीने के राशन जब आप लेंगे ना तो उसमें चढ़ेगा. ऐसा नहीं कि कोई आया भाई साहब 40 किलो चावल दे दो भाई साहब. ठीक है. 40 किलो चावल भाई साहब वो 3 रुपए केजी में लेकर जाएगा, मुनाफे में रहेगा, जाकर भाई साहब वो किसी और को बेच देगा 15 रुपए केजी में. भाई साहब मतलब कितना मुनाफा समझ लो, हर केजी में उसको 11 रुपए का मुनाफा मिल रहा है. ऐसा आप नहीं कर सकते. तो समझ लो अगर मैं गरीब आदमी हूं और मेरे राशन कार्ड में 4 लोगों का नाम चढ़ा है, तो उन 4 लोगों का जितना राशन बनता है पूरे महीने भर का, उतना ही राशन मेरे को मिलेगा. आई कैन नॉट प्रोक्योर एनीथिंग ऑन माई ओन. क्या ये समझ में आ रहा है? वरना तो सब ऐसे ही करते थे. जितने भी दुकानदार होंगे वहां पे लग जाएंगे लाइन पे, फटाफट 40 किलो 50 किलो उठा लेंगे, एक दिन में राशन खत्म, वो भाई साहब उधर बेच रहे हैं. सो राशन कार्ड में नाम लिखा रहता है, इसलिए राशन कार्ड आपका पहले के जमाने में बहुत बड़ा आइडेंटिटी होता था. राशन कार्ड में नाम चढ़ा है. आजकल तो राशन कार्ड नहीं होता है, आजकल तो आपका आधार कार्ड पैन कार्ड हो गया, लेकिन पहले के जमाने में राशन कार्ड वाज कंसिडर्ड टू बी अ बिग आइडेंटिटी. ठीक है, जस्ट वन मोमेंट. तो एनी फैमिली, तो देखो भाई साहब ये ऐसा नहीं है कि राशन कार्ड है तो भाई साहब उसका आप फायदा उठाएं. ठीक है, ये सब जो आपको राशन कार्ड दिख रहे हैं और राशन की कतारों में जो लाइन लगे लोग दिख रहे हैं, इनके राशन कार्ड में इनके फैमिली के हिसाब से लोगों का नाम होता है और उस लोगों के नाम के हिसाब से आपको राशन मिलता है. ऐसा नहीं कि कुछ भी अमाउंट मिल जाएगा. एक देखो, आप अगर भाई साहब दिन में 2 कप चाय पीते होंगे, एक भाजी खाते होंगे, ठीक है, तो आपका एक हिसाब है ना, कितना शुगर लोगे तुम पूरे महीने भर में. लेट्स से यू विल बी कंज्यूमिंग मे बी 2 to 3 kg ऑफ शुगर ऑन अ हायर एंड. ठीक है, 2 से 3 kg शुगर भी भाई साहब आपको शुगर कर सकता है. ठीक है, तो ये भी हायर एंड में बोल रहा हूं मैं. इससे ज्यादा अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो डायबिटीज के पेशेंट हो सकते हो. खैर, तो ये आपका 2-3 kg शुगर हो जाता है. आप चावल अगर खा रहे होंगे तो आपका एक मतलब ऐसा नहीं कि चावल का पहाड़ बनाकर कोई खाता होगा. ऑब्वियसली एक क्वांटिटी होती है, तो वो क्वांटिटी हम कंज्यूम करते हैं, तो उसके हिसाब से आपका ये स्टिपुलेटेड आपको मिलता है. तो एक इंसान कितना राइस, कितना व्हीट, कितना आपका भाई साहब शुगर, ये सब कितना दाल कंज्यूम करता होगा एक बैलेंस डाइट के लिए, ये सब का हिसाब है और उतना ही मिलेगा. उससे ज्यादा आप कोई भी कीमत दे दो नहीं मिलने वाला. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? सो एनी फैमिली विद अ राशन कार्ड कैन बाय स्टिपुलेटेड. स्टिपुलेटेड मतलब एज पर फैमिली मेंबर्स उसको कैलकुलेट किया जाता है. स्टिपुलेटेड मेंबर अमाउंट ऑफ आइटम्स, एग्जांपल 35 kg ऑफ ग्रेन्स, तो 35 kg ग्रेन हर एक इंसान के लिए. ठीक है, 5 kg ऑफ शुगर,
ठीक है, 5 किलो शुगर, 5 liters ऑफ केरोसिन एवरी मंथ फ्रॉम द नियर बाई राशन शॉप। ये मंथली हिसाब है भाई साहब। द इंट्रोडक्शन ऑफ राशनिंग इन इंडिया डेट बैक टू 1940s अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द बंगाल फेमीन। तो बंगाल फेमीन हुआ था भाई साहब, सूखा पड़ा था बंगाल में, उस टाइम पे भाई साहब ये इंट्रोड्यूस किया गया था। जैसे मैंने आपको बोला था कि बहुत बड़ा एक सूखा था और इसमें लाखों लोगों की जानें गई थी भाई साहब, लाखों लोगों की जानें। फूड स्टारवेशन से इतना बड़ा हादसा कभी नहीं हुआ है। हाँ, कोई डिजीज आया जैसे कोरोना वगैरह आया तो लोग मर गए, हमारे पास इलाज नहीं था, ये अलग बात है। लेकिन खाना नहीं है, इसके वजह से लोगों का मरना इतनी बड़ी तादाद में कभी नहीं हुआ था। इट वॉज अ ह्यूज डिजास्टर, ठीक है। और खासकर ऐसी जगह जहां पे भाई साहब एग्रीकल्चर प्राइमरीली लिया जाता है। इंडिया इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी, ठीक है। इट इज सो वास्ट इन प्रोड्यूसिंग सो मेनी थिंग्स, स्टिल इट फेल्ड टू प्रोड्यूस फूड फॉर इट्स पीपल। The introduction of rationing in India dates back to the 1940s against the backdrop of the Bengal famine. तो जब ऐसा बंगाल में सूखा पड़ा था तब से ये राशनिंग शॉप चालू हुआ है, ठीक है। It was an initiative taken by the government. The rationing system was revived in the wake of an acute food shortage during the 1960s prior to the Green Revolution. It is the most important step taken by the government of India towards ensuring food security. In the beginning, the coverage of PDS मतलब public distribution system was universal with no discrimination between the poor and the non-poor. तो पहले क्या था, देखो गवर्नमेंट भी सीखती है ना चीजों से, ठीक है। तो जब लॉन्च हुआ, हाँ भाई साहब, क्या अमीर क्या गरीब सबके लिए ही है, लेकिन अमीर तो उसका फायदा ही उठाएगा ना भाई साहब, उसको जरूरत भी नहीं है। 40 kg, अगर 40 रुपए पर केजी राइस है वो आराम से खरीद सकता है उसको, ही डजंट हैव अ प्रॉब्लम। लेकिन एक गरीब के लिए जो भाई साहब 40 रुपए जिसकी रोज की आमदनी है, उसके लिए 40 रुपए राइस खरीदना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो पहले जब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लॉन्च हुआ तो गवर्नमेंट ने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा, सबके लिए रखा, जिसके वजह से एक फेलियर हो गया। ऑब्वियसली इट इज बाउंड टू फेल because people who are having good value of money in their pockets will be buying these, and the people who are not able to or afford to buy this will be again left the same with the same things, okay, with no discrimination between the poor and the non poor, okay। क्या हो गया भाई साहब? So the responsibility of regulating the PDS is shared by सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो वो है जो ग्रेन्स को प्रोवाइड कर रही है, और स्टेट गवर्नमेंट वो है जो देखेगी कि ग्रेन्स भाई साहब लोगों तक पहुंच रही या नहीं। झोल अभी भी हो रहा है, ठीक है, अभी भी हो रहा है। कोई भी सिस्टम जो इतना वास्ट हो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। कहां से लीकेज होगा और कहां से भाई साहब ये जाएगा आप पता नहीं कर सकते, ठीक है। मैं किसी को जानता हूं जो किसी आंगनवाड़ी स्कूल में काम करते हैं, व्हाटएवर, और वहां से उन्होंने मेरे को कोरोना के टाइम पे ऑफर दिया था अगर आपको अनाज चाहिए रहेगा तो बोलना। तो मैंने बोला क्यों, बोलो है हमारा सेटिंग है। ये कहां से आ रहा होगा, जो मिड डे मील मिलता है वहां से आ रहा होगा ना। जो मिड डे मील गवर्नमेंट ने बच्चों के लिए रखा है, तो अभी तो स्कूल चल नहीं रहा है, तो इसका क्या करें भाई साहब, ये तो पड़ा हुआ है, तो अपन आपस में बांट लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? सो ये सारी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम सब कुछ स्मूथली चल रहा होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जितने गवर्नमेंट्स होंगे, जितने ब्यूरोक्रेट्स होंगे, उतनी झोल होने की संभावनाएं होंगी, ठीक है। ओके, सो स्टोरेज, पहली बात तो है भाई साहब आपका स्टोरेज। सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल्स द स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल प्ले है इसमें? स्टोरेज, पूरे फूड ग्रेन्स का स्टोरेज का उत्तरदायित्व सेंट्रल गवर्नमेंट को है। दे आर स्टोर्ड इन गवर्नमेंट ओन गोडाउन्स कॉल्ड एज एफसीआई। एफसीआई मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये भाई साहब गवर्नमेंट के गोडाउन्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, स्टैकअप राइस व्हीट इसमें रहता है, और यहाँ पे दे आर द वंस हु बेसिकली मैनेज दिस, ठीक है। स्टोरेज हो गया पहली बात। फिर हो गया भाई साहब ट्रांसपोर्टेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट भी करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या योगदान हो गया? स्टोरेज। दूसरा योगदान क्या हो गया भाई साहब? ट्रांसपोर्टेशन और एलोकेशन। फाइनली द स्टॉक इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स। ये भी भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। सो व्हाट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट्स रोल इन पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत सब लोगों तक अनाज पहुंचे? इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल क्या है? स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड एलोकेशन। एलोकेशन मतलब किस स्टेट को कितना चाहिए। क्या पंजाब में भेजना कुछ मायने रखता है? नहीं, वहां से तो हम ग्रेन उठा रहे हैं, वो तो सरप्लस में ऑलरेडी, वहां पे कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। लेकिन गरीब स्टेटों में भेजना बहुत जरूरी है। सो एलोकेशन, कौन सा स्टेट कितना गरीब है
उसके हिसाब से किस स्टेट का कितना फूड रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से इसको एलोकेट किया जाता है, ठीक है। सो स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड एलोकेटिंग इट टू डिफरेंट स्टेट्स इज एंटायरली सेंट्रल गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। ये सही सही स्टोर हो, इनका भाई साहब नुकसान ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम तक इनको स्टोर करके रखना पड़ता है। ये सही सही ट्रांसपोर्ट हो और ट्रांसपोर्ट में कोई घपलाबाजी ना हो जाए भाई साहब, एक गोनी आपने निकाल लिया और उस एक गोनी में भर दिया आपने कंकड़, ऐसा ना हो जाए। और एलोकेशन सबको बराबर से मिले। ओके, स्टेट गवर्नमेंट का क्या डिस्ट्रीब्यूशन, द स्टेट गवर्नमेंट डज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फूड गन्स टू द पीपल। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है लोगों तक, ये बनता है आपका स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, लोगों तक पहुंचे। व्हाट एल्स, ऑपरेशनल एक्टिविटीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज, ठीक है। अभी क्या है देखो, जैसे समझ लो ये विदित है, इसने क्या किया, जोल से भाई साहब राशन कार्ड बनाया है जिसमें इसने अपने आप को बिलो पॉवर्टी लाइन दिखाया है, लेकिन ये कमा रहा है लाखों में, महीने में भाई साहब लाखों कमा रहा है, ऐसा हो सकता है ना। कहीं से जोल जुगाड़ करके इसने अपने आप को दिखाया कि बहुत गरीब है भाई साहब। तो व्हाट ही इज डूइंग इज बेसिकली ही इज नॉट क्वालिफाइड फॉर गेटिंग अ राशन, राइट। इसकी इनकम के हिसाब से ही इज नॉट क्वालिफाइड, बट ही इज टेकिंग अनड्यू एडवांटेज। ये सब चीजें जो होती हैं वो कौन आइडेंटिफाई करता है भाई साहब, आपका स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करता है। तो अभी हम लोग, विदित ने क्या किया, झोल किया, इन्होंने दिखाया कि भाई साहब मेरा इनकम एकदम गरीब, भाई साहब बीपीएल में हूं मैं, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन हूं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इनका सब डेटा रहेगा, आधार कार्ड रहेगा, पैन कार्ड रहेगा, आधार कार्ड से इनके बैंक बैलेंस दिखेगा, दिख जाएगा भाई साहब, आधार कार्ड से इनका प्रॉपर्टी लिंक दिखेगा, दिख जाएगा भाई साहब। थोड़ा सा हम इन्वेस्टिगेट करेंगे तो इनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो हमको समझ में आ जाएगा। हार्डली अगर 10-15 मिनट हम इन पे थोड़ा सा रिसर्च करें, गवर्नमेंट कैन बेसिकली पुल अप एनी डेटा ऑफ योर्स, ठीक है। अभी तो स्टूडेंट का डेटा भी पुल अप कर सकते हैं आप आरआईडी से, है ना। तो आप देखो डेटा पुल अप करना आज की तारीख में फटाफट हो जाएगा ये। तो गवर्नमेंट कैन क्वेश्चन है भाई साहब इसको हटाओ, इसको नाम हटाना चाहिए भाई साहब, है ना। दिस हैज टू बी डन। तो ये जो करता है ये स्टेट गवर्नमेंट करती है, दिस इज बेसिकली डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, जिस स्टेट में आप रहते हैं। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बीपीएल फैमिलीज, along with this it also carries out। तो आपने एक मूवी देखी थी, इरफान खान की मूवी आई थी इंग्लिश मीडियम, उसमें मतलब आरटीआई एक्ट के तहत आप अगर बहुत गरीब होंगे तो आपको स्कूल में एडमिशन मिलता है। तो इरफान खान अपनी फैमिली को लेकर भाई साहब अपना बड़ा बंगला छोड़कर गरीब झोपड़पट्टी में आके रहने लगता है, ताकि उस पर जब इंक्वायरी हो तो ये स्टैब्लिश हो जाए कि वो वाकई में गरीब है। उसके बच्चे को एडमिशन मिल भी जाता है, हालांकि द स्टोरी टेक्स अ डिफरेंट टर्न ऑल टुगेदर, बट वो झोल जो है वो ऐसा करता है, ठीक है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ झोल दैट पीपल माइट बी इन्वॉल्व इन एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैज टू रिकॉग्नाइज, ठीक है। इसीलिए तो स्टेट गवर्नमेंट भाई साहब अपने आईडी के प्रोसेस को बहुत स्ट्रॉन्ग बना रही है। सारे गवर्नमेंट्स, किसी को भाई साहब डेटा पुल अप करना फट से भाई साहब आधार कार्ड पैन कार्ड सब कुछ, आपकी तारीख आज की तारीख में भाई साहब आपका केवाईसी अगर कंप्लीट नहीं रहेगा बैंक आपको अकाउंट ही खोल के नहीं देगा। आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड भाई साहब सब कुछ लिंक रहना चाहिए, और उसमें से सब कुछ लिंक है। आपके प्रॉपर्टी आपने कितनी खरीदी है, कितना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, किसमें आप रह रहे हैं, सब कुछ, एवरी फाइनेंशियल प्रोफाइल, द एंटायर फाइनेंशियल प्रोफाइल इज अवेलेबल फॉर यू, ठीक है। Along with this, it also carries out activities like identifying number of people falling below poverty line। कितने लोग हैं भाई साहब बिलो पॉवर्टी लाइन में, ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ राशन कार्ड्स, आपके राशन कार्ड्स, द स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट्स द राशन कार्ड, तो स्टेट गवर्नमेंट राशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करता है। सुपरविजन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स, तो फेयर प्राइस शॉप्स का जो सुपरविजन है, सुपरविजन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स, ठीक है। फेयर प्राइस शॉप्स में अभी हमने वेदांत गाडगे को भाई साहब एक फेयर प्राइस शॉप का मालिक बना दिया, ठीक है। ये अनाज डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये क्या कर रहा है भाई साहब, जो माल आया है रातों रात भाई साहब कारीगरों को लगाया इसने, और हर एक गोनी से 1 किलो माल गायब कर रहा है और उसमें कंकर डाल रहा है। तो ऐसे इसके पास 200 गोनियां हैं, तो 200 किलो का मुनाफा हो गया। 200 किलो को जो इसने घपला किया, 200 क्विंटल 200 किलो जो उसने बाहर निकाला, उसको वो जो सब्सिडी है उसका गेन प्राइस में वो बेच देगा। सब्सिडी में अगर 15 रुपए भी मिल जाए तो 2 घंटे के काम में उसको 3,000 कितना हो गया, 200 इंटू 30 रुपए का अगर सब्सिडी है समझ लो, तो 200 इंटू 30 आप कर लो भाई साहब, 6,000 रुपए का मुनाफा, ठीक है। कौन देख रहा है भाई साहब कितना कंकड़ इसने ऐड किया है। तो भाई साहब ऐसे गोनी को हिला दो, वैसे कंकड़ सब डिजोल्व हो गया, वैसे सब मिल गया, ठीक है। एक दो कंकड़ देखो, अभी अगर मैं वहां से राइस ले रहा हूँ और एक दो कंकड़ मेरा आ ही गया, तो क्या मैं उसके साथ लड़ने जाऊंगा, नहीं ना भाई साहब। वो बोलेगा जो है वही दिया तुमको, ठीक है। तो इज देयर अ स्कोप ऑफ झोल, यस, ह्यूज स्कोप।
ठीक है, तो राशन वेंडर्स हैव द कैपेसिटी टू डू मैसिव मैनिपुलेशन विथ वॉट एवर फूड दे हैव रिसीव। ठीक है, सो ये आपका सुपरविजन, और तो इसीलिए भाई साहब एक सुपरविजन की टीम होती है। ये पहुंच जाएंगे वेदांत गाडगे के दुकान में और भाई साहब सुपरविजन करेंगे। भाई साहब कोनी में भाई साहब वो घुसा कर देखेंगे, फिर एक सैम्पलिंग करेंगे कि इसने सचमुच में मिलाया होगा कि नहीं मिलाया होगा, अंदर जाएगा ये भाई साहब। ठीक है, इस पे केस बन जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसी मजाक कर रहा हूँ, इतना सीरियस मत हो जाओ भाई साहब। ओके, सुपरविजन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स। ठीक है, फेयर प्राइस शॉप्स का फंक्शनिंग एंड ऑल्सो कीप्स चेक्स एंड बैलेंसेस ऑन द इलीगल एक्टिविटीज लाइक होर्डिंग। अभी होर्डिंग क्या होती है? ठीक है, कुछ लोग बहुत मतलब देखते हैं कि अरे अभी थोड़ा सा ना राइस कम आ रहा है, व्हीट कम आ रहा है, अपना एग्रीकल्चर थोड़ा सा कम हुआ है। होर्डिंग पहले जमाने में बहुत होती थी, तो शटर डाउन कर दो। अरे भाई साहब पेट में दर्द हो रहा हो, हम बंद है दुकान, कोई कारीगर नहीं है, ये दुनिया बंद का बहाना बनाकर हम चले गए। ठीक है, फैमिली इमरजेंसी हो गई। अभी 3-4 दिन में क्या हो रहा है, पूरे कामोके में भाई साहब कहीं पे राइस और व्हीट नहीं मिल रहा है, लोग पागल हो रहे हैं भाई साहब। तो वही चीज जो 14-15 रुपए में पहले अवेलेबल थी, नाउ पीपल आर रेडी टू पे 100 रुपीज फॉर टू बाय द सेम। ठीक है, तो आप अभी क्या कर रहे हैं भाई साहब, इसको 100 रुपीज में ब्लैक में बेच रहे हैं। ठीक है, दिन दोगुनी रात चौगनी जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, जो चीज आपको भाई साहब 3 रुपए में बेचना था, अभी आप उसको 100 रुपए में बेच रहे हैं पर केजी। ठीक है, आपने माल को दबा दिया और आपने एजेंसी क्रिएट कर दी है। तो दिस इज कॉल्ड होर्डिंग। ये पहले के जमाने में बहुत होता था, अभी तो फिलहाल नहीं होता है। एंड ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग मतलब होता है जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा आपने निकाल लिया, उसी उतना ही कंकड़ भर दिया वैसे, तो ब्लैक मार्केटिंग होगी। आप इसको ब्लैक में बेच रहे हैं, इलीगली किसी शॉप ओनर को बेच रहे हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ब्लैक मार्केटिंग। बाय विजिटिंग एफपीएस शॉप्स ऑन अ रेगुलर बोल। ठीक है, आप कैसे पकड़े जा सकते हैं? अगर कोई नहीं आया तो भी कैसे पकड़े जा सकते हैं? ऐसा करते हुए कैसे पकड़े जा सकते हैं? हाँ, ट्रांजैक्शन क्या? तो समझो आपके पास 30 केजी अनाज आया है बेचने के लिए। 30 केजी अनाज आया भाई साहब। ठीक है, आपने 30 केजी अनाज तो बेच दिया, लेकिन 30 केजी में 10 केजी का झोल कर दिया आपने। ठीक है, 10 केजी में आपने क्या किया, कंकर डाल दिया, 30 केजी आपने बेच दिया। तो वेदांत गार्डियन ने ये किया। अभी समझ लो विशाल चौधरी अपना ये तो है ही वैसे बमपोड़ू में झोलर ही है। ठीक है, तो हर्ष चौधरी को इसने बेचा 10 केजी राइस। ठीक है, ये जो कंकड़ 10 केजी का इसने डाला था, ये कंकड़ वाला जो एडजस्टमेंट है वो उसने हर्ष चौधरी को 10 केजी राइस बेचा। ठीक है, अभी देखो कैसा पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो वेदांत गाड़ के तो क्लीन निकल आएगा, नहीं वैसा नहीं होना। हमारा सब ट्रांजेक्शन है वैसा भी। ये देखो 30 केजी तुमने दिया था, 30 केजी मैंने बेच दिया, ये देखो पैसा, ये है ये है वो है। अभी हर्ष चौधरी एक राइस डीलर है, उसने समझ लो भाई साहब 100 केजी का राइस खरीदा होगा और 100 केजी का राइस बेचा होगा, उसका जीएसटी लगेगा। ये 10 केजी वो कहां पे एडजस्ट करेगा? अगर सामने वाले ने बोला कि भाई साहब मुझे बिल दो, तब वो फंसेगा। समझ में आ रहा है? ये इसका जैसे वो जीएसटी दिखाएगा, तुम्हारा परचेस इतना नहीं है, फिर 10 केजी तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कहां से आया? क्या ये समझ में आ रहा है? जीएसटी बिलिंग में ये पकड़ा जाएगा आपका। देखो हर माल का भाई साहब, देखो ये भी कहीं से ले रहा होगा ना। लेट्स से हर्ष चौधरी भाई साहब 100 केजी राइस बेच रहा है महीने में, तो ये किसी और डीलर से ले रहा होगा, किसी और फार्मर से ले रहा होगा। जब आप फार्मर से परचेज करते हैं, मार्केट से परचेज करते हैं, तो आपका एक बिल बनता है, उस बिल में जीएसटी है। ठीक है, तो 100 केजी का राइस का भाई साहब एक जीएसटी बना रहेगा, लेकिन ये बेच तो रहा है 110 केजी, ये 10 केजी कहां से आया? ठीक है, मैं तो 10 केजी की बात कर रहा हूँ, हजारों के केजी में ऐसा जब झोल होगा, तब भाई साहब चीजें, अगर कोई सूंघ रहा होगा तो सूंघ लेगा भाई साहब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ठीक है, हाउ इज अर्निंग? क्योंकि आप अगले को बेचेंगे अगर, और हर्ष चौधरी अगर छुट्टे पुट्टे में बेच रहा होगा किसी को, ये लो भाई साहब 1 किलो चावल, वो क्या ही जीएसटी पूछेगा, 30 रुपए दो। हर्ष चौधरी की अगर किराने की दुकान है तो ठीक है, लेकिन अगर वो बड़ा डीलर होगा, वैसे डी मार्ट वगैरह जैसे डीलर होगा, तो वहां पे तो हर चीज की जीएसटी बिलिंग होती है। आपके पास आया 100 केजी और आपने बेचा 110 केजी, ये 10 केजी सरप्लस कहां से आया आपके पास? ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स विच कैन ट्रिगर समबडी टू ट्रेस। तो वो भाई साहब हर्ष चौधरी को पकड़ेगा, हर्ष चौधरी भी बोलेगा ये है भाई साहब, हमको यहाँ से सप्लाई मिल रहा था। तो दिस इज हाउ यू कैन बस्ट अ रैकेट। ठीक है, ये इसीलिए भाई साहब आपको ये जो वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन आईडी, ये सब जो हो रहा है, ये इसीलिए है ताकि झोल को हम पकड़ सके। कहां पे भाई साहब क्या है, क्योंकि इतना बड़ा नेशन है, इतने तरह के लोग हैं, और झोल होना स्वाभाविक है। बिना झोल के हम भाई साहब सरवाइव करना ही मुश्किल है। मुश्किल है नहीं, ऐसा नामुमकिन नहीं है, बट
लोग करेंगे ही, टेंडेंसी है, ठीक है। ओके, in 1992 revamped public distribution system RPDS was introduced in 1700 blocks in the country, ठीक है। तो आपका भाई साहब रिवैम्प, तो रिवैम्प क्या हो गया भाई साहब, अभी वैम्पायर बना दिया हमने, नहीं। रिवैम्प्ड मतलब क्या होता है भाई साहब, आपका ये जो चल रहा था ये सबको भाई साहब अनाज बांटो, ठीक है, क्या रिच क्या पुअर, इसको भाई साहब बंद किया और रिवैम्पिंग की। रिवैम्पिंग मतलब जरूरतमंद को बांटो, कहा ही भाई साहब हम सबको बांटते फिरे, ठीक है। इन 1992 रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये पीडीएस भाई साहब रिवैम्प हुआ, ठीक है, वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1700 ब्लॉक्स इन द कंट्री, 1700 ब्लॉक्स में इसको इंट्रोड्यूस कराया गया, 1700 ब्लॉक्स, ठीक है। The target was to provide the benefits of PDS to remote and backward areas. तो रिमोट और बैकवर्ड एरियाज में ज्यादा इसको अवेलेबल कराओ, और रिमोट और बैकवर्ड एरियाज में वैसे भी आपको जो पब्लिक मिलेगी वो जनरली बैकवर्ड पब्लिक ही रहेगी, जिनके पास उतना पैसा नहीं रहेगा। ये आया भाई साहब रामू, ठीक है। दिस इज अ स्टोरी ऑफ रामू एंड हिज फैमिली हु लिव इन अ विलेज एंड आर फूड इनसिक्योर फॉर अ फ्यू मंथ्स इन अ ईयर। तो कुछ महीने तक भाई साहब इनका फूड इनसिक्योरिटी रहता है, जैसे भाई साहब आपका जब सीजन नहीं है, जब काम नहीं है, तो ऐसे भाई साहब आपके अनएम्प्लॉयमेंट्स होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट सीजन्स में इनको काम नहीं मिलता है तो पैसा भी नहीं जनरेट होता है, ठीक है। विथ नो पीडीएस फैसिलिटी इन हिज विलेज हिज फैमिली बेयरली मैनेज्ड टू सर्वाइव, ठीक है। तो ये पे क्या करे, रामू वर्क्स एज अ कैजुअल लेबरर इन एग्रीकल्चर इन रायपुर विलेज, ठीक है। इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट और पार्ट टाइम लेबर ऐसा मिल रहा है इनको भाई साहब, इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट और पार्ट टाइम लेबर। His eldest son Somu, who is 10 years old, also works as a pali to look after the cattle of the सरपंच of the village सतपाल सिंह, ठीक है। तो भाई साहब ये लड़का कहाँ पढ़ने उड़ने जाएगा, इसको भी भाई साहब इन्होंने किसी के लेबर, भाई पेट पालना है वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है, पढ़ाई लिखाई तो बाद में देखी जाएगी, ऑब्वियस सी बातें हैं, ठीक है। So he is earning. Somu is employed for the whole year by the sarpanch and is paid a sum of rupees 1000. एक साल काम कराने के बाद सिर्फ 1000 रुपए का पेमेंट इस बच्चे को मिल रहा है। एक तो पहले तो इलीगल लेबर है ये, और दूसरी बात भाई साहब बहुत कम अमाउंट ऑफ मनी मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो पैसा फैमिली में आना चाहिए, तो कॉम्प्रोमाइजेस हो जाती हैं, ठीक है। Okay, so Ramu has 3 more sons and 2 daughters, but they are too young to work on the field. ठीक है, they are too young to work on the field. तो अभी क्या होगा भाई साहब, his wife Sunhari is also part-time working as a house cleaner for the livestock removing and managing cow dung. तो किसी गाय भैंस के अस्तबल में ये काम करती हैं, वहां पे भाई साहब क्लीनिंग का प्रोसेस इनको करना पड़ता है, तो शी इज इन्वॉल्व इनटू दिस। ओके, शी गेट्स, तो इनको भाई साहब कितना मिलता है, शी गेट्स हाफ लीटर मिल्क एंड सम कुक्ड फूड, तो कभी कभी इनको खाना और हाफ लीटर मिल्क मिलता है अलॉन्ग विथ वेजिटेबल्स फॉर हर डेली वर्क। तो इनको भाई साहब देखो इनको क्या मिल रहा है, इनको पेमेंट मिल रही है इन काइंड, इन दोनों को पेमेंट मिल रहा है इन कैश। सो भाई साहब आपका पेमेंट दो तरीके का होता है, कैश इन काइंड, ठीक है, और कैश इन जनरल, ठीक है। तो रामू और उसके सन को कैश मिल रहा है और इनको मिल रहा है कैश इन काइंड, मतलब आपको कैश नहीं दिया जा रहा है, आपको गुड्स दिए जा रहे हैं, खाना और आपको जो ये दूध मिला, दैट इज बेसिकली कैश इन काइंड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके। Besides, she also works in the field along with her husband in the busy season and supplements his earnings. तो इसके earnings को supplement करती हैं। Agriculture being a seasonal activity employs Ramu only times of sowing, transplanting and harvesting. Agriculture भाई साहब आपका sowing activity है, तो इसका पूरे साल भर नहीं चलता है। Only during sowing, जब आप भाई साहब बीज बोते हैं तो heavy employment होती है। Transplanting and harvesting, इन सब जगहों पे मतलब इन सब टाइम पीरियड्स में आपका जब केयर टेकिंग करनी पड़ती है, वीडिसाइड्स वगैरह करना पड़ता है, तब जाकर आपका भाई साहब अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट मिलता है और इस एम्प्लॉयमेंट के चलते आपको पैसा भी मिलता है, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट सुखाइए, ठीक है, he remains unemployed for about 4 months during the period of plant consolidation and maturity in a year, ठीक है। He looks for work in other activities. Sometimes he gets employment in bricklaying or in construction activities in the village. ठीक है, कहीं कहीं पे भाई साहब छोटा मोटा काम मिल जाता है। By all the efforts, Ramu is able to earn enough either in cash or kind. तो मैंने आपको जैसे बोला, कैश क्या होता है पैसा, और काइंड मतलब कोई कुछ गुड्स दे देना, एक गोनी चावल दे दिया या 1 लीटर मिल्क दे दिया, दैट इज कॉल्ड पेमेंट इन काइंड, ठीक है। For him to buy essentials for 2 square meals for his family, 2 टाइम का
अच्छे से खाना जुगाड़ करना इसके लिए एक स्ट्रगल है, ठीक है, इट्स अ स्ट्रगल फॉर हिम, ठीक है। However, during the days when he is unable to get some work, he and his family really face difficulties, and sometimes his small kids have to sleep without food. ठीक है, तो ये जो पेट खाली में सोना है, ये हमारे इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंड व्हेन वी स्टार्टेड द चैप्टर, वी हैव सीन हाउ मिलियंस ऑफ पीपल आर स्लीपिंग एवरी डे हंग्री, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। सो हंग्री नॉट बाय चॉइस बट बाय कंपल्शन, मजबूर है हंग्री सोना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे शुगर पेशेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको डॉक्टर बोल देते हैं कि रात को खाना खाकर मत सोइए, बट दैट इज बाय चॉइस, बट दिस इज बाय कंपल्शन, ठीक है, इनके पास भाई साहब चॉइस नहीं है। ओके, मिल्क एंड वेजिटेबल्स आर नॉट अ रेगुलर पार्ट ऑफ मील्स इन द फैमिली, तो मिल्क और वेजिटेबल्स आर नॉट रेगुलर पार्ट। मोमोज बन रहा है, ये भाई साहब चिल्ला रहे हैं, लेकिन नहीं मिल पाएगा भाई साहब। चाय बन रही है, मुझे चाय चाहिए, नहीं मिल पाएगा भाई साहब, क्या करें, ठीक है। मिल्क है, नहीं मिल पाएगा, पैसा नहीं है। रामू इज फूड इनसिक्योर ड्यूरिंग 4 months, इनका भाई साहब फूड इनसिक्योरिटी 4 महीने तक चलता है। when he remains unemployed because of the seasonal nature of agriculture में, कोई भी एग्रीकल्चर वर्क में सीजनल नेचर होगा, मेन हार्वेस्टिंग सीजन, सोइंग सीजन सब एक साथ नहीं चल सकता, देयर विल बी अ टाइम स्पैन व्हेन दिस डज नॉट हैपन। ओके, तो अपन भाई साहब अभी देखेंगे फ्रॉम जून 1997 इन अ रिन्यूड अटेम्प्ट टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो पहले आया आपका पीडीएस, फिर आया भाई साहब आपका रिवैम्प्ड पीडीएस। ये रिवैम्प्ड पीडीएस कहां पे आया, पीडीएस आया पहले, देन इट वाज रिवैम्प्ड पीडीएस।
ओके, सो आप देखो फ्रॉम जून 1997, तो आपने देखा भाई साहब ये पीडीएस था। पीडीएस क्या क्या बना भाई साहब, रिवैम्प्ड पीडीएस, और अभी क्या बन गया भाई साहब, दिस इज टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पीडीएस पहले क्या था, एरर क्या था, सबके लिए। रिवैम्प पीडीएस सिस्टम किसके लिए बना, बैकवर्ड क्लास के लिए कि बैकवर्ड रीजन्स के लिए, बैकवर्ड रीजन्स के लिए, ठीक है। और यहां पे अभी बन रहा है टारगेटेड, तो ये सब क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। पहला पीडीएस किसके लिए था और एरर क्या था, सबके लिए बना दिया आपने, सबको गेन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो सब्सिडाइज रेट में, ठीक है, तो ये आपका भाई साहब एरर हो गया। फिर बना आपका आरपीडीएस, दैट इज रिवैम्प पीडीएस, मतलब आप पिछड़े इलाकों में ज्यादा सेंटर्स खोल रहे हो, ना कि शहरों में जहां पे लोगों का इनकम अच्छा है, ठीक है। तो आप क्या टारगेट कर रहे हो, बेसिकली सर्टेन सेंटर्स, सर्टेन प्लेसेस which have not developed or where income generation is poor, ठीक है। फिर आता है आपका भाई साहब टारगेटेड पीडीएस, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। नाउ लेट्स सी व्हाट वाज टारगेटेड पीडीएस। टू अडॉप्ट द प्रिंसिपल ऑफ टारगेटिंग द पुअर इन ऑल एरियाज, अभी हम क्या कर रहे थे, इन सिलेक्टिव एरियाज, and now we are targeting the poor in all areas। पहले all public all area, फिर रिवैम्प में पुअर एरियाज, फिर टारगेटेड में पुअर पब्लिक इन ऑल एरियाज। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। आपका जो पीडीएस था पहले ऑल इन ऑल पब्लिक इन ऑल एरियाज, रिवैम्प पीडीएस में क्या हुआ भाई साहब, ऑल पब्लिक इन पुअर एरियाज, पुअर एरियाज। फिर आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस विल बी टारगेटेड पीडीएस। ये क्या हो जाएगा, ये आपका ऑल पब्लिक है इन पुअर एरियाज। रिवैम्प पीडीएस में क्या हो गया भाई साहब, ऑल पब्लिक इन पुअर एरियाज, ठीक है। ये टारगेटेड पीडीएस में क्या हो जाएगा, टारगेटेड पीडीएस में दिस विल बी ऑल पब्लिक इन ऑल एरियाज, ऑल पब्लिक इन पुअर एरियाज, पुअर पब्लिक इन पुअर एरिया ऑल एरियाज, ठीक है, एरिया सारे और पुअर पब्लिक, ठीक है, ओके। So it was for the first time that the differential price policy was adopted for poor and non-poor. तो differential price policy ये आपका भाई साहब किसमें था, टारगेटेड में। differential price policy मतलब पुअर के लिए और नॉन पुअर के लिए, जो अपना भाई साहब राशन कार्ड के रंग के हिसाब से आपका जो प्राइस है वो अलग अलग होगा। राशन सब लोग अवेल कर सकते हैं, लेकिन जो इस प्राइस में राशन मिल रहा है वो अलग अलग होगा, ठीक है। फॉर पुअर एंड द नॉन पुअर, द items that you are getting will be as per your family size, ठीक है, but they will be at a different price, ठीक है, तो प्राइस अलग अलग होगा। तो डिफरेंशियल प्राइस, द गवर्नमेंट इन इंडिया इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। तो पहली बार भाई साहब पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट आया, और ये पॉवर्टी लाइन मतलब क्या होती है, गरीबी रेखा, ठीक है। इसके नीचे कुछ लोग हैं, इसके ऊपर कुछ लोग हैं, तो गरीबी रेखा मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन हो गए, गरीबी रेखा ये पॉवर्टी लाइन है, इसके ऊपर जो होंगे उनको हम बोलेंगे अबव पॉवर्टी लाइन, और इसके जो नीचे होंगे उनको हम बोलेंगे बिलो पॉवर्टी लाइन। पीपल हु वेर बिलो इट एज नोन एज बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। सो दोज हु लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन आर कॉल्ड बिलो पॉवर्टी लाइन और बीपीएल पॉपुलेशन, ठीक है, ओके। रूरल एरिया, पर्सन कंज्यूमिंग लेस देन 2400 कैलोरीज पर डे, ये अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। रूरल एरिया में मेहनत मशक्कत का काम करते हैं तो इनका कैलोरी रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है। कोई भी इंसान जो 2400 कैलोरीज पर डे से लेस कंज्यूम कर रहा होगा वो पुअर है। लेस कंज्यूम कर रहा होगा इसके लिए नहीं कि उसको शुगर है या डायबिटीज है, इसलिए कि उसके पास सामर्थ्य नहीं है, उसके पास इससे ज्यादा खरीदने का पैसा नहीं है, ठीक है। सो एनी पर्सन हु इज कंज्यूमिंग लेस देन 2400 कैलोरीज पर डे इज बेसिकली कंसिडर्ड एज पुअर, और अर्निंग लेस देन 816 पर मंथ, जो बहुत ही कम है। एक एवरेज पर्सन अगर भाई साहब 816 रुपए से कम कमा रहा है, ये 816 रुपए कैसे आ रहे हैं, इसी 2000 कैलोरीज के कैलकुलेशन से आ रहे हैं। तो राइस व्हीट जो भी वो कंज्यूम कर रहा है, दाल सब्जी, इन सब का कैलकुलेशन करके हमको 816 रुपए पर मंथ आ रहे हैं। तो अगर कोई इंसान 816 रुपए पर मंथ से कम कमा रहा है, ठीक है, तो उसका ऑटोमेटिक देखो देखो यहाँ पे 2400 कैलोरीज का मूल्यांकन आप कैसे करेंगे, आप जाके घर घर में नॉक करेंगे कितने कैलोरीज खाते हो, उनको मालूम भी नहीं है वैसे कैलोरीज क्या होता है, ठीक है। तो दे आर नॉट अवेयर, बट यू विल बी नोइंग देयर इनकम। तो इनकम अगर 816 से कम है तो 2400 से कम कमा रहे हैं, ठीक है, 2400 से कम खा रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड इफ अ पर्सन फॉर अ पुअर पर्सन। अर्बन एरियाज में 2000, तो अर्बन एरियाज में उतना मेहनत मशक्कत का काम नहीं है, थोड़ा बैठ कर काम है, इसलिए आपका कैलोरी रिक्वायरमेंट थोड़ा सा कम है।
2100 कैलोरीज पर डे में आपका चल जाएगा। और इस 2100 कैलोरीज को अगर हम मॉनिटरी में कंफर्म करें तो ये आपका 1000 पर मंथ आ रहा है। आप बोलोगे कि भाई साहब गांवी इलाके में 2400 कैलोरीज का आप पर डे आप पकड़ रहे हैं ₹816, और शहरी इलाके में 2100 कैलोरीज पर डे का आप पकड़ रहे हैं 1000। ऐसा डिफरेंस क्यों मारवाड़ी, ऐसा डिफरेंस क्यों? देखो मारवाड़ी बड़ा हिसाब लगाया, ठीक है। गांव में चीजें सस्ती होती हैं वैसे, ठीक है, क्योंकि गांव में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बचता है, यहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है, ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, आपके घर तक पहुंचाना बहुत कम कॉस्ट है। इसी चीज को भाई साहब ट्रक से पहुंचाएंगे हम शहर में, इसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, फिर वहां पे शहर में जो लोग होंगे वो भी अपना मुनाफा देखेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। सो चीजों का कॉस्ट बढ़ जाता है। तो इन ऑर्डर टू बेसिकली सपोर्ट a calorie structure of 2100 per day, you got to spend approximately 1000 per month as per the calculations made by the government, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब इज अ पुअर पर्सन। तो पुअर पर्सन का क्या हो गया भाई साहब, अर्निंग लेस देन 816 पर मंथ फॉर अ रूरल एरिया एंड अर्निंग लेस देन 1000 पर मंथ फॉर अ अर्बन एरिया। Consuming 2400 calories per day less is considered as poor in rural area. Consuming 2100 calories per day is considered as less in urban area, ठीक है। Okay, if the market price of rice available at ₹10 per kg, then यहाँ पे भाई साहब APL ₹7 पॉवर्टी लाइन हो गया, ये हो गया आपका APL, और राइस 3.5 ये हो गया आपका BPL। In order to monitor this program, different types of ration cards were introduced. तो आपके अलग अलग राशन कार्ड भाई साहब इंट्रोड्यूस हुए, ठीक है, अलग अलग राशन कार्ड इंट्रोड्यूस हुए। व्हाइट कार्ड, तो ये आपका व्हाइट कार्ड है, एनुअल इनकम मोर देन 1 लाख, इसको लिख लीजिए भाई साहब। व्हाइट कार्ड को हम देख रहे हैं कि इनका एनुअल इनकम मोर देन 1 लाख है। एनुअल इनकम अगर मोर देन 1 लाख हुआ, लेट्स से 1 लाख मिनिमम मानकर चले, ठीक है, तो आपका महीने का इनकम कितना हो जाएगा? 12 8 96, अप्रोक्सीमेटली 9000 मानकर चलो। अगर 9000 तुम महीने का अर्न कर रहे हो, तो क्या तुम एपीएल हो या बीपीएल? क्यों? 1000 है अर्बन एरिया में, और रूरल एरिया में 806 पर मंथ है, 816 पर मंथ, तो यू विल फॉल इन द एपीएल कैटेगरी, ठीक है। तो ये हो गया आपका व्हाइट कार्ड। ऑरेंज कार्ड, एनुअल इनकम 15,000 टू 1 लाख, ये ऑरेंज कार्ड है। और येलो कार्ड अप टू 15,000, तो सबसे गरीब वर्ग है आपका येलो कार्ड, ठीक है। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कार्ड्स दैट वाज इशूड फॉर टारगेटेड पीडीएस। टारगेटेड पीडीएस में आपका क्या है भाई साहब? प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर प्राइस, प्राइस के लिए आपका प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है। तो किस वर्ग में आप बिलोंग करते हैं इकोनॉमिकली, उसके हिसाब से आपको अनाज के प्राइसेस कोट होंगे। आपका अनाज का जो प्राइस है, जो आप वहां से ले रहे हैं राशन शॉप से, वो आपके कार्ड के ऊपर होगा, आपके कार्ड के ऊपर एप्लीकेबल होगा। अगर आपका व्हाइट कार्ड है तो इट विल बी एक्सपेंसिव, अगर आपका ऑरेंज कार्ड है तो मॉडरेट, और अगर आपका येलो कार्ड है तो लो, ठीक है, प्राइस होगा आपके अनाजों का। क्या ये समझ में आ रहा है? सो व्हाट हैव बीन डन इन टारगेटेड पीडीएस? प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रेन्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, सो 3 टाइप के पीडीएस है। पहला वाला पीडीएस फेल हुआ क्योंकि आपने कोई सबके लिए सेम कर दिया। फिर आपका आया भाई साहब रिवैम्प्ड पीडीएस, जो आपने पुअर क्षेत्रों के लिए खोला, ठीक है। फिर आया भाई साहब सब क्षेत्रों के लिए एक ही चीज रहेगी, आपकी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर अलग अलग इकोनॉमिक वर्ग के लोगों के लिए, ठीक है। ओके, तो अंत्योदया अन्न योजना, ठीक है, इसके हिसाब से क्या हो गया भाई साहब? दिसंबर 2000 में मोर देन 1 करोड़ ऑफ द पुअरेस्ट अमंग द बीपीएल फैमिलीज वेर कवर्ड। 35 kg of food grains were made available at a highly subsidized rate of 2 kg for wheat and 3 kg for rice। बहुत बड़ा योजना था ये, ठीक है। तो आप देखो आज की तारीख में राइस और व्हीट को आप इतने सस्ते अवेलेबल करा रहे हैं। तो 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर पर्सन वेर अवेलेबल एट अ हाईली सब्सिडाइज्ड रेट, बहुत ही सब्सिडाइज्ड रेट में ये अवेलेबल था, ठीक है। अन्नपूर्णा स्कीम विच वाज एपीएस वाज लॉन्च्ड इन दिसंबर 2000, ठीक है। अंडर दिस स्कीम 10 kg of food grains per month was provided free of cost to the old destitute people of 65 years and above। तो अभी हमने मतलब गवर्नमेंट ने टारगेट किया उन लोगों को जो लोग अर्निंग पोटेंशियल नहीं रखते। सो पुअर पीपल और एंड द वंस हु डू नॉट हैव अ पेंशन और एनी सोर्स ऑफ इनकम एंड हु डू नॉट हैव द पोटेंशियल टू जनरेट इनकम एज वेल, who have crossed 65 years of age, ठीक है। अंडर दिस स्कीम 10 kg of food grains per month
was provided free of cost to the old destitute people of 65 years and above. ठीक है, तो ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, अंत्योदया अन्न योजना, अन्नपूर्णा स्कीम, पुअर सिटीजन है भाई साहब। ठीक है, यहाँ पे एनुअल इनकम भाई साहब कितना है, एनुअल इनकम मोर देन 1 लाख, एनुअल इनकम 15,000 टू 1 लाख, एनुअल इनकम अप टू 15,000। ठीक है, this act provides for food and nutritional security, life at affordable prices, and enable people to live a life with dignity. Under this act, 75% of rural population and 50% of urban population have been categorized as eligible households for food security. ठीक है, तो ये आपका भाई साहब लॉन्च हुआ है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। दिस एक्ट वाज लॉन्च्ड इन 2013। This act ensures food grains to lower income families of India at an affordable price. So under this act, it was seen that 75% of rural population and 50% of urban population have been categorized as eligible households for food security. Okay. 35 kg of food grains were made available at a highly subsidized rate of 2 kg of wheat and 3 kg of rice and 1 kg for coarse grains. कोर्स ग्रेन्स मतलब ज्वार बाजरा वगैरह जो कोर्स ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, उनको इतने लो में प्रोवाइड किया गया। स्टेबलाइजिंग प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स बाय सप्लाइंग फूड फ्रॉम सरप्लस रीजन्स ऑफ द कंट्री टू द डेफिसिट वंस। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू कंज्यूमर्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू कंज्यूमर्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस, एडवर्टाइजिंग वाइडस्प्रेड हंगर, अवर्टिंग वाइडस्प्रेड हंगर एंड फेमीन। तो भाई साहब हंगर और फेमीन को रोकने के लिए ये पीडीएस सिस्टम लॉन्च किया गया है। So the PDS system is primarily to see to it that hunger and famine are not happening that frequently. ठीक है, okay. Providing income security to farmers in certain regions. कुछ जगहों पे भाई साहब इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। अभी पीडीएस कैसे इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है भाई साहब? अगर सस्ते में चीजें मिल रही हैं तो फार्मर का पैसा बचेगा ना। जो फार्मर है जिसको मतलब सीजनल एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, वो अपना पैसा कैसे बचाएगा भाई साहब? रोज का इतना अगर खर्चा हो जाए तो खर्चे को अगर कम कर दिया जाए तो पैसे बचेंगे। ठीक है, सो दैट इज प्रोवाइडिंग इनकम सिक्योरिटी। तो इनकम नहीं बढ़ रहा है लेकिन इनकम की सिक्योरिटी बढ़ रही है। जो इनकम आप उपार्जन कर रहे हैं वो पहले धनाधन खर्च हो रहा था क्योंकि फूड प्राइसेस हाई हैं। ठीक है, लेकिन फूड प्राइसेस हाई होने के बावजूद भी अगर हम उसको पीडीएस नेटवर्क तक आप तक पहुंचा रहे हैं तो फार्मर का पैसा बचेगा। दैट इज कॉल्ड इनकम सिक्योरिटी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनकम सिक्योरिटी। इनकम सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि आपको रोजगार योजना दी जा रही है, रोजगार योजनाएं चालू हुई हैं, लेकिन आपको कम से कम आप जो इनकम कर रहे हैं वो सिक्योर वे में आप उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज यू आर पेइंग लेस। ओके, ड्यू टू एनहांस्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटीड एवरी ईयर बाय द गवर्नमेंट। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी गवर्नमेंट करती है। ठीक है, कि आपका अगर 100 क्विंटल अनाज हुआ तो हम तो लेने ही वाले हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है बिटवीन गवर्नमेंट एंड द फार्मर। ठीक है, तो फार्मर को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। बेसिकली अगर आप देखोगे अनाज बेचना भी एक बहुत बड़े हेडेक का काम है। जितना बड़ा हेडेक है आपका अनाज का प्रोड्यूस करना, उससे भी थोड़ा सा हेडेक ज्यादा है आपका अनाज को बेचना। आप जब चीजों को बेचने जाएंगे, जो आपके मिडिल मैन होते हैं वो आपको सबसे ज्यादा डिमोटिवेट करेंगे। अरे यार ये क्या है, ठीक है लाए हो, बहुत मार्केट बहुत डाउन चल रहा है, ये सब दुनिया भर की कहानी बनाएंगे, मैनिपुलेशन करेंगे और आपसे सस्ते में चीजों को लेंगे। गवर्नमेंट बोल रही है प्राइस चाहे कुछ भी रहने दो, इतने में तो हम आपसे लेने ही वाले हैं। उस टाइम पे क्या प्राइस होगा हमको नहीं मालूम, लेकिन इतना पैसा तो आपको मिलने ही वाला है। यू आर गोइंग टू गेट दैट मच ऑफ अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम अस। ठीक है, तो ये आपका भाई साहब। तो ड्रॉबैक्स ऑफ पीडीएस, अभी इनएफिशिएंट एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इनएफिशिएंट है। इनएफिशिएंट मतलब ये अभी कितना हर जगह पे देखो, आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में झोल हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन में झोल हो सकता है, कहीं पे भी झोल हो सकता है ना। बहुत जगह ऐसे हैं जहां पे झोल हो सकता है। कहां कहां पे वो चीजों को मॉनिटर करे। स्टोरेज में झोल हो सकता है, जहां पे आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जहां पे स्टोरेज हो रहा है वहीं पे लोग झोल कर सकते हैं। हाँ, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पढ़ा है तो तभी, इतना बड़ा देखा नहीं, एफसीआई इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली स्टोरिंग द फूड, वहां पे भी झोल हो सकता है। थ्रेट टू एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी। एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या है भाई साहब? एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी, एग्रीकल्चर से आप पीडीएस को मुहैया करा रहे हैं, आप लॉस खाते खाते कितना लॉस खाएंगे इस चीज को समझो। गवर्नमेंट भाई साहब 14 रुपए का अनाज आपको अगर 3 रुपए में अवेलेबल करा रही है
तो इसका मतलब क्या है, भले ही फार्मर को अपना पैसा मिल गया हो, लेकिन 14 रुपए का अनाज अगर 3 रुपए में आपको पीडीएस के द्वारा अवेलेबल करा रही है, तो कब तक कराएगी, कब तक? ठीक है, एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी इसको बोलते हैं हम। ठीक है, दिस इज नोन एज एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी। हाँ, आज पुअर होने का क्राउड बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम तो वो है नहीं, प्रॉब्लम तो पॉपुलेशन है। हम भाई साहब इसको फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज को समझो। जैसे समझो आपने एक बिल्डिंग बनाया, एक बिल्डिंग बनाया और ये सारे ब्रिक्स हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुआ, एक ब्रिक आपने निकाला, यहाँ से कुछ प्रॉब्लम हुआ, यहाँ से आपने एक ब्रिक निकाला, यहाँ से आपने, तो आप देखोगे भाई साहब इस बिल्डिंग में पूरे पैचेस ही पैचेस हो गए। इससे अच्छा बिल्डिंग तोड़कर नया बिल्डिंग ही बना डालो भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये छोटे छोटे जो चीजें ला रहे हैं, ये तो छोटी छोटी फिक्सेस हैं। गवर्नमेंट कहीं पे लॉस खा रही है, अभी गवर्नमेंट अगर लॉस खा रही है यहाँ पे, तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे गवर्नमेंट के, जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होंगे, लेकिन उनपे पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि इतना बड़ा लॉस तो गवर्नमेंट को भरना पड़ रहा है ना। इतने बड़े पब्लिक के लिए अगर अनाज को इतने कम प्राइस में मुहैया कराना है, देन यू हैव टू बेसिकली कॉम्प्रोमाइज समवेयर और द अदर। either you will compromise on transport, either you will compromise on education, either you will compromise on other things। ठीक है, जो गवर्नमेंट के डेवलपमेंट फैक्टर्स है उसमें आप पैसा कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कहीं ना कहीं से तो ये पैसा निकालना पड़ेगा ना आपको। इनएफेक्टिवनेस ऑफ पीडीएस, पीडीएस का इनएफेक्टिवनेस, जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उन लोग झोल करेंगे। ठीक है, और हर समय उनको मॉनिटर करना, मतलब देखो, जब आप बहुत सारे नियम कानून बनाते हैं, लेकिन उन नियम कानून को तोड़ने के उपाय भी हम बना लेते हैं। ठीक है, ओके, मैल प्रैक्टिसेस, झोल झाल करना भाई साहब पीडीएस में। ओके, प्रॉब्लम्स इन डिफरेंशियल प्राइस पॉलिसी, तो कुछ आपका जो डिफरेंशियल प्राइस पॉलिसी है वो आपका नया फॉर्मेट है पीडीएस का। ठीक है, इट इज द टारगेटेड पीडीएस है। तो 3 पीडीएस आपने देखे, तो टारगेटेड पीडीएस में आपका क्या आ रहा है, डिफरेंशियल प्राइस पॉलिसी। सो अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल प्राइस पॉलिसी यू हैव बीन इशूड 3 डिफरेंट कार्ड्स, white, orange and yellow। Yellow is the poorest, less than 15,000 per year। 15,000 से 1 लाख में आते हैं ऑरेंज वाले, और 1 लाख एंड अबव में आते हैं व्हाइट कार्ड्स। तो अकॉर्डिंग टू दीज कार्ड्स द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रेन्स विल बी प्रोवाइडेड एट अ डिफरेंट प्राइस रेंज। ठीक है, सो अभी ये सब चीजें हैं। देखो, एग्रीकल्चर स्टॉक एंड बफर नॉर्म। ठीक है, तो आपका एग्रीकल्चर स्टॉक है, देखो यहाँ पे आपका बफर नॉर्म है। सो दिस इज बेसिकली एन एग्रीकल्चर स्टॉक इनएफिशिएंट एफसीआई। तो अगर आप देखोगे इनएफिशिएंट एफसीआई, अगर आप यहाँ पे कौन सा पहला पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई क्यों है, दिस लाइन ग्राफ शोज द बफर नॉर्म। बफर नॉर्म मतलब इसके ऊपर आपका अनाज होना चाहिए स्टॉक में। ठीक है, ये आपका बफर नॉर्मल है, इतना तो आपको भाई साहब स्टॉक में रखना ही चाहिए। ठीक है, ओके, सो आप देखोगे अलग अलग ईयर्स में दैट इज अ स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स दैट द एफसीआई हैज टू मैंडेटरीली मेंटेन। तो इतना स्टॉक आपको मैंडेटरीली मेंटेन करना पड़ेगा अगर आप एक कंट्री रन कर रहे हो, तो कल को किसी फूड क्राइसिस में आप ना उलझ जाए, इतना तो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। और जितना इसके ऊपर होगा भाई साहब, उतना आपको, देखो ये आपका बफर स्टॉक है, दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ बफर स्टॉक। पॉपुलेशन हमारी चेंज हुई है, और अकॉर्डिंग टू चेंजिंग पॉपुलेशन द बफर स्टॉक हैज टू गो हाई। ठीक है, सो इसमें भाई साहब प्रॉब्लम हुआ है। दिस लाइन ग्राफ शोज द एक्चुअल स्टॉक। तो ये वाला भाई साहब आपका एक्चुअल स्टॉक है, दिस इज द एक्चुअल स्टॉक। ये वाला लाइन ग्राफ जो आपको दिख रहा है, दिस इज द एक्चुअल स्टॉक। ये है ग्रीन वाला लाइन जो है बफर स्टॉक। यहाँ पे देखो एक्चुअल स्टॉक बफर स्टॉक से भी कम हो गया था 2006-2007 में। ठीक है, उस टाइम पे तो हम इंडिपेंडेंट नहीं थे। इन इंडिया द एक्चुअल स्टॉक हैज ऑलवेज बीन मोर देन द बफर स्टॉक। तो एक्चुअल स्टॉक आपका बफर स्टॉक से ज्यादा है। इन जुलाई 2012 द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स वाज 65.3 मिलियन टन्स। ठीक है, which was more than the minimum buffer norm of 20 million tons। आपका 20 मिलियन टन अप्रोक्सीमेटली क्या है, मिनिमम बफर है। तो इससे ज्यादा अपने पास ग्रेन है, और यही होना चाहिए। ठीक है, ओके, द स्टोरेज ऑफ मैसिव। तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये जो बफर स्टॉक है, देखो इतना आपका बफर हो गया, इतना तो कम से कम प्रोड्यूस होना चाहिए, सबके प्लेट में खाना हो, इस रिक्वायरमेंट को हम पूरा करें। ठीक है, तो आपका बफर कितना हो जाएगा, 65.3 माइनस 20, तो अप्रोक्सीमेटली 45.3 मिलियन टन आपका बफर स्टॉक अनाज का हो गया। ठीक है, अभी ये जो अनाज है इसको स्टोर करना है आपको। ये स्टोरेज भाई साहब आपका बहुत एफिशिएंट होना चाहिए। द स्टोरेज ऑफ मैसिव फूड स्टॉक्स हैव बीन रिस्पांसिबल फॉर हाई कैरिंग कॉस्ट। इसमें भाई साहब कॉस्ट लगेगा, इसमें आपको रेगुलर ट्रीटमेंट्स करने पड़ेंगे एसी के एनवायरनमेंट में। जैसे आलू वगैरह को तो एसी के एनवायरनमेंट में रखना पड़ता है। कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, कुछ ग्रेन्स ऐसे होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, थोड़े बहुत आपकी ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो सड़ जाएंगे।
तो ये सारे आपको ट्रीटमेंट्स कराने पड़ेंगे, आपको केयर टेकर्स रखने पड़ेंगे, बड़े-बड़े वॉर हाउसेस रखने पड़ेंगे, एसीज चालू रखनी पड़ेंगी, तमाम चीजें हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को मेंटेन करना रखना पड़ेगा। सो बफर स्टॉक चलो स्टॉक तो बढ़ रहा है, लेकिन स्टॉक को स्टोर करके रखने के लिए भी आपको बड़ा एफिशिएंट सिस्टम डिजाइन करना पड़ेगा, जो आपके बजट को बढ़ाएगा, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग। ट्रांसपोर्टेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, एफसीआई गोडाउन्स आर ऑफन are overflowing with grains, with some rotting away and some being eaten by rats. Rats हैं भाई साहब, आपके पेस्टिसाइड पेस्ट्स हैं, ये सब आपके भाई साहब रहेंगे। इंस्टेंसेस ऑफ हंगर एंड प्रिवलेंट डिस्पाइट ओवरफ्लोइंग ग्रेनरीज, तो आपके ग्रेनरीज ओवरफ्लो हो रहे हैं, लेकिन फिर भी भाई साहब भुखमरी है, क्योंकि आपका ट्रांसपोर्टेशन ठीक से नहीं हो रहा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं ठीक से हो रहा है। आप बोलेंगे भाई साहब अगर ग्रेन बर्बाद हो रहा है तो उसको बांट दो ना लोगों में, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन तहत, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो इनएफिशिएंसी है। आप ग्रेन को स्टोर कर रहे हो, लेकिन उसका बंटवारा नहीं कर रहे हो ठीक से, मार्केट में टारगेटेड ऑडियंस तक आपकी पहुंच ही नहीं पा रही है प्रोडक्ट, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। द हाई बफर स्टॉक इज ड्यू टू इंक्रीज इन एमएसपी टू फार्मर्स, तो एमएसपी मतलब आपने भाई साहब एमएसपी को बढ़ाया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो आप फार्मर को दे रहे थे उनको गवर्नमेंट बढ़ाती जा रही है। तो फार्मर्स को भाई साहब बिना चिक चिक अगर आपका कोई पूरा फसल ले रहा है तो भैया भाई साहब, ठीक है, और ऊपर से अगर आपने ज्यादा दे दिया तो इंसेंटिवाइज भी कर रहे हैं, तो फार्मर्स इसका फायदा उठा रहे हैं, ठीक है भाई साहब, उठाना चाहिए, ठीक है। मार्केटिंग सीजन एमएसपी पर वीट, और आपका देखो मार्केटिंग सीजन, आप अगर देखोगे 2011-12 में एमएसपी कितना था, ₹14, और उसके नेक्स्ट ईयर ही ₹16 हो गया। आपको लग रहा है यार 2 रुपए तो बढ़ाया है, लेकिन ये 2 रुपए अगर आप देखोगे, कोई 1000 क्विंटल गेन अगर बेच रहा होगा तो उसका 2 रुपए भाई साहब 2 into 1000 दैट इज 2000 हो जाएगा, उसका मुनाफा 2000 हो गया। समझ में आ रहा है? कोई भाई साहब 1 किलो ग्रेन तो बेचेगा नहीं, लेकिन अगर आप देखोगे 2 रुपए बढ़ा दिया एक साल में, और गवर्नमेंट को करना पड़ रहा है ये। सो द लीडिंग फूड ग्रेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन एफसीआई टू परचेज मोर फूड ग्रेन्स, तो फार्मर्स बोलती है भाई साहब आप नहीं लोगे तो हम भेज देंगे कहीं पे और, ले लो ले लो ले लो, तो प्रेशर क्रिएट करते हैं भाई साहब, और प्रेशर के चलते गवर्नमेंट को फूड ग्रेन्स का प्राइस बढ़ाना पड़ता है। सोल्यूशन टू दिस, अब इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है, फ्रीजिंग द एमएसपी फॉर अ फ्यू इयर्स, तो कुछ सालों के लिए भाई साहब ये फ्रीज कर दें कि भाई साहब 5 साल तक यही चलेगा, चाहे मार्केट में प्राइस अप हो या डाउन हो, इसी प्राइस में हम आपसे खरीदेंगे, फ्रीजिंग द प्राइस। हर साल 2 रुपए 3 रुपए अगर हम बढ़ाते रहेंगे तो गवर्नमेंट तो भाई साहब करोड़ों में खरीद रही है ना, सो दैट विल ऑब्वियसली हैव अ गुड डेंट इन द गवर्नमेंट्स नेटवर्क। The FCI lost rice and wheat worth 2050 crores in transportation and storage in the last 3 years. अभी देखो ये है लॉस, 2050 करोड़ ग्रेन्स लॉस्ट हो गए। अभी इसी ग्रेन को आपने कितने में खरीदा है भाई साहब, 16 या 14 भी मान लो, तो इसका वैल्यूएशन कर लो भाई साहब, 14 इंटू 2 भाई साहब, और यहाँ पे 1000 करोड़, 1000 करोड़ मतलब 14 इंटू 2, ये तो हो गया आपका 28, और ये हो गया 28, ये 28,000 करोड़ का भाई साहब लॉस ही हो गया। इतने करोड़ का लॉस हो गया, ये पब्लिक तक पहुंचा ही नहीं, गवर्नमेंट ने पब्लिक के लिए खरीदा था, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली इनइफेक्टिवनेस ऑफ एफसीआई। अभी हम देखेंगे इनइफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पीडीएस हैज बीन इनइफेक्टिव व्हिच इज अपेरेंट फ्रॉम द फैक्ट एवरेज कंजम्पशन ऑफ पीडीएस ग्रेन्स ऑल इंडिया लेवल में, अगर ऑल इंडिया लेवल में देखोगे 1 kg पर पर्सन पर मंथ व्हिच इज वेरी लेस। 1 किलो चावल पीडीएस से परचेस हो रहा है एक इंसान के लिए, गवर्नमेंट बोलिए भाई साहब 35 एक इंसान के लिए, यहाँ पे 1 किलो हो सकता है क्या ये 1 किलो में वो सर्वाइव करे, नहीं, एवरेज देखा जा रहा है, एवरेज। बिहार उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश 300 ग्राम्स, ठीक है, जो बेसिकली आपके पुअरर स्टेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ फूड अवेलेबिलिटी, दे आर कंज्यूमिंग लेस देन 1 kg इवन फ्रॉम पीडीएस, ठीक है, राशन शॉप से। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड हिमाचल प्रदेश 3 to 4 kg पर पर्सन पर मंथ, जो थोड़े से फाइनेंशियली एफिशिएंट स्टेट्स हैं उनमें अगर आप देखोगे इनसे ज्यादा है। तो ये आपका इनइफेक्टिवनेस है। पीडीएस पे क्या मॉनिटर कर रहा है, पीडीएस की मॉनिटरिंग स्कीम ही गलत है। जहां पे आपका हायर कंजम्पशन होना चाहिए वहां पे आपका कम हो रहा है, और जहां पे आपका कम कंजम्पशन होना चाहिए वहां पे हायर, क्योंकि दीज आर मच मोर फाइनेंशियली साउंड स्टेट्स देन दीज वंस, ठीक है, ये तो आपके बहुत पुअर स्टेट्स हैं, तो कहीं ना कहीं तो घपला हो रहा है, कहीं ना कहीं तो भाई साहब मिसमैनेजमेंट हो रहा है, ठीक है। दिस शोज दैट द पुअर आर डिपेंडिंग ऑन मार्केट्स रादर देन राशन शॉप्स फॉर देयर फूड नीड्स। तो इतने बड़े एमएसपी पे, इतने बड़े अमाउंट पे ग्रेन खरीदने के बाद भी उन तक उस प्राइस पे ग्रेन नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड इनइफेक्टिवनेस ऑफ पीडीएस।
थ्रेट टू एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी, अभी भाई साहब मेंटेन कैसे करोगे? ठीक है, आपने फार्मर से तो प्राइस कितने साल तक करोगे, कितने साल तक आप इतना बड़ा लॉस बेयर करोगे? ठीक है, तो मेंटेनेबिलिटी, आपका इंक्रीज इन एमएसपी हैज इंड्यूस्ड फार्मर्स टू डाइवर्ट लैंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ कोर्स ग्रेन्स लाइक ज्वार एंड बाजरा। पहले फार्मर्स ज्वार और बाजरा प्रोड्यूस करते थे, ठीक है, अभी भाई साहब विच ऑफ द स्टेपल फूड ऑफ द पुअर टू द प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट, अभी ये राइस एंड व्हीट क्योंकि इसमें ज्यादा मिल रहा है, उनको एमएसपी ज्यादा मिल रही है, तो पहले वही फार्मर्स जो ज्वार एंड बाजरा कल्टीवेट कर रहे थे वो अभी राइस एंड व्हीट में खेल रहे हैं। ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट इज गिविंग देम मोर, पर्टिकुलरली इन फूड सरप्लस रीजन्स लाइक पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश, इन जगहों पर एक्सटेंसिवली ये भाई साहब, दिस हैज लेड टू इंटेंसिव यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इन द कल्टीवेशन ऑफ राइस, क्योंकि राइस में भाई साहब काफी सारा पानी लगता है। ठीक है, फर्दर दिस हैज लेड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन फॉल इन द वाटर लेवल, क्योंकि अभी मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं हो रही है, ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स एक ही क्रॉप को बार बार उगा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो आपका सॉइल का फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। इफ यू डू मल्टीपल क्रॉपिंग देन द सॉइल गेट्स रिप्लेनिश इन टाइम, बट दिस इज नॉट हैपनिंग। ठीक है, सो धीरे धीरे जमीनें बंजर होती जा रही है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आ रहे हैं, threatening the sustainability of the agricultural development in these states. मैल प्रैक्टिसेस, झोल झपाटा जो आपका होता है पीडीएस में, ठीक है, पीडीएस डीलर्स आर समटाइम्स फाउंड रिसोर्टिंग टू मैल प्रैक्टिसेस लाइक डाइवर्टिंग द ग्रेन्स टू ओपन मार्केट टू बेटर ग्रेन, होता है भाई साहब ये। ठीक है, जितने का आपने ग्रेन गायब किया उतना ही भाई साहब कंकर डाल दिया दूसरे ग्रेनों में। ठीक है, तो एक एक किलो सब गोनी से निकाल दो और एक एक किलो का कंकर सब में डाल दो। ठीक है, सेलिंग पुअर क्वालिटी ग्रेन्स एट राशन शॉप्स, तो जब ग्रेन्स देखोगे दे आर पुअर क्वालिटी, इनमें कंकर वगैरह ज्यादा होंगे, पुअर क्वालिटी ग्रेन्स। इररेगुलर ओपनिंग ऑफ द शॉप्स, भाई साहब पब्लिक खड़ी है ग्रेन लेने के लिए, अरे अरे इमरजेंसी हो गया फैमिली में, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्रेन पब्लिक तक ना पहुंचे, ये मार्केट तक पहुंचे। ठीक है, तो पब्लिक परेशान हो जाएगी, एक दिन बंद, दो दिन बंद, तीसरे दिन पब्लिक भाई साहब झक मार के किसी शॉप से ही ग्रेन खरीद लेगी, नहीं है ऑप्शन, क्या करें? ठीक है, वही पब्लिक जो आपके डिपेंडेंट थी राशन शॉप्स में, वो पब्लिक गिव अप कर देगी। ठीक है, एक तो इतना बड़ा राशन में लाइन लगाना पड़ता है, उसके बाद भी अगर नहीं मिले तो पब्लिक को दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा। ठीक है, when ration shops are unable to sell, a massive stock of food grain piles up with FCI, FCI में भाई साहब ये वापस जाता है और ये भाई साहब पाइल अप हो रहा है, जहां पे रैट्स और दूसरे ऑर्गेनिजम्स इस पे भाई साहब। ओके, प्रॉब्लम्स इन डिफरेंशियल प्राइस पॉलिसी, तो आपने देखा कि भाई साहब तीन टाइप के कार्ड्स इशू हुए हैं और इस टाइप के कार्ड से अलग अलग लोगों के वर्गों को ये किया गया है और अलग अलग प्राइस फिक्स किया गया है। ठीक है, सो पीपल फॉर दिस विल बी पेइंग हाई, this will be a little lower and this will be the lowest. ठीक है, earlier every family, poor and non-poor, had a ration card with a fixed quota of items such as rice, wheat, sugar, etc. These were sold at the same low price to every family. ठीक है, now with TPDS of three differential prices, any family above the poverty line gets very little discount at the ration shop. तो बहुत कम डिस्काउंट मिलता है राशन शॉप्स में। ठीक है, gets very little discount at the ration shops. ठीक है, तो विद टीडीपीएस मतलब आपका टारगेटेड पीडीएस ऑफ थ्री डिफरेंशियल प्राइसेस, एनी फैमिली अबव द पॉवर्टी लाइन गेट्स वेरी लिटिल डिस्काउंट, तो बहुत कम डिस्काउंट मिलता है। इफ इन द मार्केट राइस वाज अवेलेबल एट ₹10 पर केजी, तो अबव पॉवर्टी लाइन को कितने में मिल रहा है? ₹7 पर केजी में। तो अबव पॉवर्टी लाइन भाई साहब बोलिए ठीक है भाई साहब, इतने बड़े लाइन पे पूरे दिन खड़े होने के बाद अगर मुझे ₹3 का ही बेनिफिट मिल रहा है तो डीमार्ट जिंदाबाद। ठीक है, हम डीमार्ट चले जाएंगे भाई साहब फटाफट वहां, तो एपीएल में हो गया भाई साहब। बीपीएल का देखो 3.5 भाई साहब, आपका मार्केट प्राइस से बहुत कम में मिल रहा है इसको। ठीक है, ओके, सो देयर आर लिटिल इंसेंटिव फॉर देम टू बाय दीज आइटम्स फ्रॉम द राशन शॉप। ओके, तो मैल प्रैक्टिस हो गया, तो डिफरेंशियल प्राइस पॉलिसी हमने देखा, ये सारे कंडीशंस जो थे दे हैव देयर ओन रिपरकशंस। ओके, अभी भाई साहब क्या हो रहा है, कोऑपरेटिव्स आर आल्सो प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ये जो आपके कोऑपरेटिव्स हैं स्पेशली इन द सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ये कोऑपरेटिव्स एक्सटेंसिवली एक टाइप का एग्रीकल्चर करते हैं और इसको लो प्राइस में लोगों तक पहुंचा रहे हैं। वो जो दूध का पैकेट आप तक पहुंचता है, वाराना का हो या अमूल का हो, वो इतने लो प्राइस में आप तक इफेक्टिवली कोऑपरेटिव्स की वजह से पहुंच रहा है। जैसे बड़े बड़े कोऑपरेटिव्स आ रहे हैं, ये भी आपको लो प्राइस में उन चीजों की अवेलेबिलिटी करा रहे हैं। द कोऑपरेटिव सोसाइटी सेट अप शॉप्स टू सेल लो प्राइस गुड्स टू पुअर पीपल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ ऑल फेयर प्राइस शॉप्स रनिंग इन तमिलनाडु, अराउंड 94% आर बीइंग रन बाय द कोऑपरेटिव्स। ठीक है, ये आपके 94% कोऑपरेटिव्स लोग चला रहे हैं। इन दिल्ली मदर डेयरी इज मेकिंग स्ट्राइड्स इन प्रोविजन ऑफ मिल्क एंड वेजिटेबल्स टू द कंज्यूमर। मदर डेयरी पहले तो भाई साहब सिर्फ मिल्क बेचती थी, अभी भाई साहब इट इज ऑल्सो गेटिंग इनटू वेजिटेबल्स। ठीक है,
Amul is another success story of cooperatives in milk and milk products from Gujarat. So cooperatives are posing a challenge now. Okay, people are preferring to buy products from cooperatives which are basically being sold at a much lower price. Okay, it has brought about the white revolution in the country. तो अमूल ने वैसा white revolution लाया. In Maharashtra, Academy of Development Science (ADS) has facilitated a network of NGOs for setting up grain banks in different regions. अलग-अलग जगहों पे grain banks हैं ऐसे. जहां पे पब्लिक भाई साहब स्टोर कर सकती है अपने ग्रेन्स. एडीएस ऑर्गेनाइजेस ट्रेनिंग्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स फॉर फूड सिक्योरिटी फॉर एनजीओस, नॉट गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस. ये ग्रेन बैंक्स आर नाउ स्लोली टेकिंग शेप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र. अलग अलग जगहों पे भाई साहब ग्रेन बैंक्स उभर रहे हैं. ठीक है. The ADS Grain Bank program is acknowledged as a successful and innovative food security intervention. Story of Ahmed. This is a story of Ahmed who lives in Bangalore. His earnings are barely enough for the whole family. Thanks to PDS facility, Ahmed's family manages to be food secure throughout the year. ठीक है, ये भाई साहब फूड सिक्योर है. अहमद इज अ रिक्शा पुलर इन. नाउ वी आर सीइंग कि कैसे एक पहले हमने देखा कि एक गरीब आदमी के पास भाई साहब ऑप्शन ही नहीं था. नाउ आफ्टर पीडीएस हाउ इज इट बेनिफिटिंग द पुअर पर्सन. ठीक है. So he has shifted from Jhumri Talaiya, which is in Bihar, along with his kids, 8 brothers, 2 sisters, and old parents. Okay, यहाँ से shift हुए. He stays in a juggi. Juggi मतलब झोपड़पट्टी. A slum dwelling typically made up of mud and corrugated iron. The survival of all members of his family depends on his daily earnings from pulling rickshaw. Okay. However, he does not have a secured employment and his earnings fluctuate every day. तो ऊपर नीचे होते हैं भाई साहब इसके earnings. During some days, he gets enough earning for him to save some amount after buying all his day-to-day necessities. Okay. On other days, he barely earns enough to buy his daily necessities. Okay. So, however, fortunately, Ahmed has a yellow card, which is a PDS card. और अपन ने देखा भाई साहब येलो कार्ड है वो लेस देन 15,000 पर एनम के इनकम वालों के लिए है, बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल. ठीक है. सो विद द हेल्प ऑफ विथ हिज कार्ड अहमद गेट्स सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ व्हीट, राइस, शुगर एंड केरोसिन ऑयल फॉर हिज डेली यूज. ठीक है. जिससे ये he gets these essentials at half the market price. He purchases his monthly stock during a particular day when the ration shop is open for below poverty line people. तो यहाँ पे भाई साहब बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल के लिए एक पर्टिकुलर दिन अरेंज किया है और उसी दिन वो आकर ले लेता है. In his way, in this way, Ahmed is able to eke out his survival with less than sufficient earnings for his big family, where he is the only earning member to support with difficulty and effort. ठीक है. Instead of being the largest and most efficient holder of grain, the government should let private traders trade, procure and store and distribute grain. अगर गवर्नमेंट इसका प्राइवेटाइजेशन कर दे तो शायद चीजें और इफेक्टिवली मैनेज हों. ठीक है. क्योंकि प्राइवेटाइजेशन पे सबके सर पे बंदूक होती है वैसे. वहां पे उन लोग देखेंगे कि इस चीज को कैसे ठीक से मैनेज किया जाए. The FCI should maintain only a minimum security buffer. The consumption subsidy should be transferred as cash to consumers, especially to the bank accounts of women in the household. जो अभी गवर्नमेंट कर रही है. आपने देखा एक इलेक्शन हुआ हमारे महाराष्ट्र में जिसमें एक स्कीम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, दैट स्कीम बेसिकली प्रूव वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स फॉर विनिंग द इलेक्शन. ठीक है. तो आज की तारीख में भाई साहब हमको अनाज मुहैया हो या ना हो, अगर वो सब्सिडी हमको इन कैश मिल जाए तो शायद लोग ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि कैश आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज देती है. ठीक है. ओके. Food security is not only about distribution of food, the focus should be to raise farm output as well. ठीक है. So ये सब तमाम चीजें थी भाई साहब. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. Which of the following are cards of ration cards issued in India? राशन कार्ड कौन कौन से हो जाएंगे? APL cards, BPL cards, all of these. Okay. In which state 94% of all fair price shops run by cooperatives? Tamil Nadu. ठीक है. Okay. अन्नपूर्णा स्कीम APS has been launched in April. देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं 2000. ठीक है. आप नोट जो बनाते नहीं है. Okay. Which of the following are suitable examples of cooperatives playing an important role in the food security of India? So it will be mother dairy. Okay. Verify what is common among the following places in India. ठीक है. So this is basically famine like condition. ये सब बहुत गरीब जगह हैं. ठीक है. Okay. Buffer stock is a stock of food grains, namely wheat and rice, procured by the government through IFCI, FCI, IDBI. So this will be through FCI. Dash is a payment that a government makes to producer
टू सप्लीमेंट द मार्केट प्राइस, तो एमएसपी हो जाएगा भाई साहब ये सब्सिडी बेसिकली, ठीक है। ओके, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। पीडीएस इज एसोसिएटेड विद फेयर प्राइस शॉप्स, कोऑपरेटिव स्टोर, सुपर बाजार, सन ऑफ देम फेयर प्राइस शॉप्स, ठीक है। Revamped public distribution system provides benefits to cities, remote and backward areas, self-help groups, cooperative society। तो ये आपका रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज के लिए था। पीडीएस के बाद आरपीडीएस आया, फिर टीपीडीएस आया, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, टीपीडीएस ही चल रहा है, सारे नहीं चल रहे अभी। पीडीएस आया तो गड़बड़ हो गया, रिवैम्प आया तो सिर्फ पिछड़े इलाके कवर हुए, अभी भाई साहब इनकम का वर्ग है, ठीक है। अनदर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फूड ग्रेन्स गिवन पर फैमिली पर मंथ इज 35 kg। The society which facilitated setting up of grain banks in different regions is भाई साहब Academy of ADS जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। Minimum support price is announced by the government to provide incentives to farmers for raising production, incentive to traders, incentive to money lenders, तो भाई साहब farmers हैं, ठीक है। सीजनल हंगर मोस्टली फाउंड इन अर्बन रूरल मेट्रो सिटीज, कहां पे हो जाएगा भाई साहब, दोनों में होगा, अर्बन और रूरल दोनों में नहीं, रूरल एरियाज में ज्यादा पाया जाता है। चलिए भाई साहब, मेन पर्पस ऑफ बफर स्टॉक इज टू स्टे फूड ग्रोन फ्रॉम पेस्ट अटैक, प्राइस फ्लक्चुएशन, टू मीट द क्राइसिस ऑफ लो प्रोडक्शन, ठीक है। व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, एसेसिबिलिटी ऑफ फूड, अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड, सो ऑल ऑफ देम हो जाएगा भाई साहब। क्रॉनिक हंगर रिफर्स टू लो इनकम, inadequate quality of food, quantity of food, all of these. So this will be all of these. In which of the following states do we find the largest number of food insecure people? तो आपका हो जाएगा बिहार, झारखंड एंड उड़ीसा। वुमेन एंड चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 आर फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन ड्यू टू malnutrition, healthy diet, fats, none of them, malnutrition की वजह से, ठीक है। In which part of the country grain banks have been set up by NGOs? This is in Maharashtra by ADS, ठीक है। Okay, that would be it from my end for this. Thank you so much for your valuable time.